हाय गाइस, वेलकम टू क्लास 9th इकोनॉमिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट वर द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 एंड 1990। तो हमने पिछले क्लासेस में इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या इंडिया की कंडीशन थी, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी 1950 से 1990 के बीच में। तो 1950 और 1990 के बीच में सबसे पहले देखते हैं कि न्यू विजन एंड गोल्स आफ्टर 200 ईयर्स, मतलब जो हमारे देश आज़ाद हुआ उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। तो उन्होंने और भी बहुत सारे लीडरों ने सोचा कि हमारे देश में ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए कि जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो, लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद हो। तो लीडर्स ने सोचा कि हम ना ही तो एक्सट्रीम वर्जन्स ऑफ कैपिटलिज्म में जाएंगे, ना ही तो सोशलिज्म में जाएंगे। मतलब जैसे यूएस और अमेरिका और बाकी सब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे वो कैपिटलिज्म को फोकस कर रहे थे, जहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस देश में लाइक प्राइवेट कंपनीज लेंगी, डिमांड एंड सप्लाई का मतलब मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल लाइक डिसाइड द इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री। वो एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट था। और यूएसएसआर मतलब रशिया और इन सब देशों का माइंडसेट कैसा था कि हम सोशलिज्म में जाएंगे, जहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है कि मतलब किसको कितने किसका कितना इकोनॉमिक वेयरविदॉल रहेगा, किसके पास कितने रिसोर्सेज रहेंगे, वो सरकार डिसाइड करेगी सोशलिज्म में। तो भारत सरकार ने सोचा हम दोनों में से किसी में नहीं जाएंगे, हम बीच में रहेंगे कहीं पे। ओके, तो द फर्स्ट 5-year प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी केम इन 1952। तो इंडिया का फर्स्ट 5-year प्लान आया जिसमें हमारे देश में डेवलपमेंट पे फोकस किया गया, वो 1952 में आया था। ओके, तो उसमें क्या सोचा गया कि व्हाट विल बी द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो कितने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है, तो जनरली 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जैसे कि यूएसएसआर वगैरह में, सोवियत रिपब्लिक में देखा गया था कि इकोनॉमिक डिसीजंस आर मोस्टली टेकन बाय द गवर्नमेंट। दूसरा कैपिटलिस्ट माइंडसेट है जो वेस्टर्न कंट्रीज फॉलो करती हैं कि इकोनॉमिक डिसीजंस आर लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब जैसे जैसे चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी उस तरीके से प्राइस इकोनॉमी के अंदर डिसाइड होगा। ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट था, जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट ओनर्स ज़्यादातर इकोनॉमिक डिसीजंस, मार्केट के डिसीजंस लेते हैं। आर्थिक सिचुएशन देश की कैसी रहेगी उनके द्वारा डिसाइड होती है। लेकिन हमारे देश में क्या सोचा गया कि हम किसी मिक्स्ड इकोनॉमी में जाएंगे, मतलब हम सोशलिस्ट का भी एलिमेंट रखेंगे, कैपिटलिस्ट का भी एलिमेंट रखेंगे। तो हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई गई जिसमें इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बोथ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज एज वेल एज द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो इससे क्या हुआ, एक बैलेंस बना रहेगा। तो हमारा जो फर्स्ट 5-year प्लान आया उसके कुछ गोल्स थे, जैसे कि 1952 में आया, 1952 से 1957 तक। तो कुछ गोल्स थे कि हम अपने देश को कैसा डेवलप करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो हम क्या चाहते थे, हम ग्रोथ चाहते थे, मॉडर्नाइजेशन चाहते थे, सेल्फ रिलायंस चाहते थे और इक्वालिटी चाहते थे कि सब में समानता रहे। तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर की सिचुएशन क्या थी, तो लैंड रिफॉर्म्स लिए गए सरकार के द्वारा कि कुछ हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स करते हैं और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करते हैं, जहाँ से इसकी वजह से हमारे देश में एक एग्रीकल्चर का रेवोल्यूशन आ सके, एक क्रांति आ सके। ओके, तो लैंड रिफॉर्म्स किया गया जिसकी वजह से सोचा गया कि लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब कोई ऐसे चंद लोग ना रहे जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं और कुछ गरीब रहे जो हमेशा गरीब रह जाएँ। तो इसकी वजह से वेस्ट बंगाल वगैरह में लैंड रिफॉर्म्स किया गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वापस से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया जाए। और साथ ही साथ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स में फोकस किया गया इस टाइमलाइन के बीच में 1950 से 1990 के बीच में, कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स रहेंगी तो हमारे देश में अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा। अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा तो किसान ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, देश में खुशहाली आएगी और वो अगले साल के लिए ज़्यादा मतलब बीज खरीद कर पाएंगे और पैसे बचा पाएंगे, ताकि अगले साल वो अपनी अच्छी खेती कर पाएँ और बेच पाएँ और ज़्यादा पैसे कमा पाएँ, तो खुशहाली आएगी। ओके, तो व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन द कंट्री। तो बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट वांटेड टू ब्रेक द इम्बैलेंस कंसंट्रेशन ऑफ लैंड एंड वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। मतलब चंद लोग थे जिनके पास लैंड या ज़मीनें थी, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा एक कदम उठाया गया कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होना चाहिए, जो गरीब हैं उन लोगों को भी ज़मीनें मिलनी चाहिए, सरकार डिसाइड करती है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि लैंड रिफॉर्म्स का एक और फ़ायदा हुआ कि इंक्रीज़ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लैंड और एग्रीकल्चर के अंदर मतलब खेती के अंदर आए, खेती वाला ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा अलॉट हो, ताकि ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो देश में, हमारे देश में कोई मतलब खाने पीने की कमी ना रहे, फूड सिक्योरिटी बनी रहे, साथ ही साथ लोगों के पास और ज़मीन आता है ताकि वो खेती कर पाएँ। ओके, और ये भी किया गया लैंड रिफॉर्म्स का एक और ऑब्जेक्टिव था कि रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ये क्या होगा कि जब लोगों के पास ज़मीनें आएंगी तो लोग उस पर काम करेंगे, खेती करेंगे या फिर दूसरे के खेतों में काम करेंगे जिसके पास ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा, बेरोज़गारी दूर होगी। और साथ ये भी इंश्योर करना था लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू कि इट वांटेड टू इंश्योर इफेक्टिव एंड प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर एंड द टेनेंट। मतलब जिसके खेत पे कोई बंधुआ लाइक मजदूर जो काम कर रहा है, जो डेली वेज लेबरर्स हैं,
उनके और ओनर्स के बीच में अच्छा रिलेशन बना रहे, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। प्रोग्रेसिव रिलेशन बना रहे ओनर और टेनेंट के बीच में, तो ये भी एक उसका ऑब्जेक्टिव था। ओके, सो लैंड सीलिंग लगाई गई। लैंड सीलिंग मतलब कि फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ओन, मतलब लैंड सीलिंग लगाएगी कि कोई बंदा कितना मैक्सिमम लैंड ओन कर सकता है, ये भी लैंड सीलिंग लगाएगी, विच वॉज अ पॉलिसी फॉर इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जब भारत सरकार ने लैंड सीलिंग लगाई ना कि मतलब कोई बंदा इतना, मान लेते कोई बंदा केवल 5 बीघा ओन कर सकता है, एग्जांपल से बता रहा हूँ, तो मान लेते जिनके पास 100 बीघे थे, 1000 बीघा थे, तो वो लोग क्या करें, तो उन लोगों ने वो बड़े बड़े जो लैंड लॉर्ड्स थे, बड़े बड़े जो जिनके पास ज़मींदार लोग थे, तो उन लोगों ने क्या किया, इस लेजिस्लेशन जो सरकार के द्वारा कानून लाया गया उसको उन्होंने चैलेंज किया कोर्ट में। और जब तक कोर्ट में केस चलता रहे तब तक उन्होंने क्या किया, लॉ के अंदर, मतलब लॉ के अंदर आने के लिए, अंतर्गत आने के लिए, लॉ से, इस कानून से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने सब रिश्तेदारों को, जो पास पड़ोस के लोग थे, अपने जो करीबी थे, उन लोग को थोड़ी थोड़ी ज़मीनें दे दी, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें दे दी। तो उससे क्या हुआ कि वो लोग लॉ के अंदर भी आ गए और अब उनका ज़मीन छीनी भी नहीं जाएगी, और साथ ही साथ उन्होंने ये इस कानून को चैलेंज भी कर दिया कि मतलब इन कुल मिलाकर के फेवर इन्हीं के, बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं उन्हीं के फेवर में ये कानून आए। मतलब या तो अगर कानून ये पास हो भी जाता है तो भी इन लोगों को टाइम मिल गया ना अपना ये ज़मीन अपने रिलेटिव्स को देने को, अगर नहीं भी होता है तो भी ये इन लोगों के रिलेटिव्स को दे करके बच गए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसी समय के दरमियान आया कि 1960s, 1965, मिड 1960s में आया और मिड 1970s तक चला। तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसी टाइमलाइन के अंदर आया, 1950 से 1990 के बीच में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, हरित क्रांति जिसे कहते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ की गई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की गई एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये इसका पूरा मोटो यही था ग्रीन रेवोल्यूशन के, कि इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम फूड प्रोडक्शन कर पाएँ ताकि इंडिया में फूड सिक्योरिटी बनी रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करेंगे, जब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स रहेंगी, कि मतलब जिससे ज़्यादा पैदावार हो, साथ ही साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ हो, थ्रेशर्स यूज़ हो, हार्वेस्टर्स यूज़ हो इस तरीके से, या लाइक खेती करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल हो, ओके, हल चलाने के लिए सब बैलों का इस्तेमाल ना किया जाए, थ्रेशर्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, तो ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन के कंपोनेंट थे जिसकी वजह से देश में हरित क्रांति आ सके। तो ये, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन जो था ना, ये कुछ देशों तक से, कुछ राज्यों तक सीमित था, मतलब जैसे कि इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली वेस्टर्न यूपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओके। और सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1970 से मिड 1980 में। मतलब ये इसमें क्या हुआ, इन समय में 1970 1980 में और भी बहुत ज़्यादा स्टेट्स तक ये फैला, पहले कम ही स्टेट्स तक था। तो अभी जानते हैं कि सब्सिडीज़ का क्या सिचुएशन है। तो जनरली एग्रीड दैट सब्सिडीज़ वर नीडेड टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर न्यू हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। मतलब सरकार ने कहा कि हम छूट देंगे कुछ, जैसे फर्टिलाइज़र पे छूट दे दिया जाए, हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स भी दे रहे हैं उसको छूट पे दिया जाए या फ्री में दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर को सरकार और प्रमोट करेगी और किसानों को हम लोग जब छूट देंगे तो अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएंगे, क्योंकि ये माना जाता था कि सब्सिडीज़ ज़रूरी है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश के अंदर फार्मिंग जो है ना रिस्की बिजनेस है। मतलब ये बारिश पे डिपेंड करता है ज़्यादातर कि अच्छी फार्मिंग होगी, अच्छी खेती होगी या नहीं होगी। तो सरकार ने सोचा कि फार्मिंग इज़ अ रिस्की बिजनेस इन इंडिया, इस वजह से हम सब्सिडीज़ देंगे, हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ सीड्स देंगे, कम रेट पे देंगे, फर्टिलाइजर्स कम पैसे में देंगे, तो फ़ायदा होगा किसानों को। कुछ हमारे देश में इकोनॉमिस्ट का ये भी मानना था कि जैसे जैसे अगर हमारे देश में ज़्यादा तौर पे अगर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो जाए, ये थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, इन सब का इस्तेमाल जब बहुत अच्छे तरीके से होने लगे, लार्ज स्केल पे देश में होने लगे, तो सब्सिडीज़ हटा देनी चाहिए। कुछ लोगों का ये भी मानना है इकोनॉमिस्ट का कि सब्सिडीज़ ज़्यादा टाइम तक नहीं देनी चाहिए, इसलिए इसकी वजह से सरकार को नुकसान होता है। अभी जानते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो 1956 में आया था, उसमें क्या कहा गया। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन भी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए हमारे देश में बैकवर्ड रीजन्स में किया गया, ताकि इंडस्ट्रीज़ को हम प्रमोट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस हो सके और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये भी 1950 और 1990 के बीच के अंदर टाइमलाइन के अंदर आता है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्या है, ये सबसे पहले तो 1956 में आया, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए आया कि बैकवर्ड एरियाज़ में भी इंडस्ट्रीज़ खुलें, टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ गुड्स वर नॉट मोर देन द इकोनॉमीज रिक्वायर्ड। ओके, सो इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन में क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। तो इंडस्ट्रीज़ विच वर एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट्स, मतलब उसे कहा गया सेंट्रल PSUs, मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट कहा गया। तो इसमें से फॉर एग्जांपल जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ आती हैं वो सेंट्रल PSUs हैं।
ओके तो ये पहला कैटेगरी है इंडस्ट्रीज़ का, जो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में बताया गया। दूसरा कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ने बताया वो था कि इंडस्ट्रीज़ इन विच प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट, मतलब जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो इंडस्ट्रीज़ चलती हैं वो सेकंड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज़ बताई गई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन द्वारा। तीसरी कैटेगरी ऑफ रेजोल्यूशन जो तीसरी कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज जो बताई गई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन द्वारा वो था इंडस्ट्रीज विच वर सोलली ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, मतलब जिसमें पूरा का पूरा मालिक प्राइवेट सेक्टर हो, जैसे टाटा स्टील, मारुति। ओके तो ये सब टोटली प्राइवेट सेक्टर दे ओन हो। ओके तो ये तीन कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज़ बताई गई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के द्वारा। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इसलिए आया था ताकि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे इंडस्ट्रीज़ की इस्टेब्लिशमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस हो, स्टील प्रोड्यूस हो देश में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके, देश में डेवलपमेंट हो सके, लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ओके तो इसकी वजह से देश की जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो सबके लिए अच्छा रहेगा। सो दीज वर द फ्यू थिंग्स इन टूडेज़ क्लास, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे देश की आर्थिक सिचुएशन कैसी थी 1950 से 1990 के दशक में। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।